प्रतिशय का पूर्व रूप, तो इसमें आता है शिरो गुरुत्वम, क्षवथो प्रवर्तनम तथा अंगमर्द परिहृष्ट रोमता। ठीक है, तो शिरो गुरुत्वम शवथो प्रवर्तनम तथा अंगमर्द परिहृष्ट रोमता उपद्रवा चापरे पृथक विधा नृणाम प्रतिश्याया पुरः सरा स्मृता। तो प्रतिशय के पूर्व रूप में क्या क्या आता है? सिर में गुरुता होगी, ठीक है, भारीपन, शवत हो छींक आएगी, अंग मर्द होगा, परिहृष्ट रोमता रोमांच होगा, तथा अन्य उपद्रव होते हैं जैसे ज्वर, अरोचक आदि लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। प्रतिशय की संप्राप्ति, तो प्रतिशय की संप्राप्ति में क्या आता है कि वात पित्त कफ, ठीक है, तीनों दोष पृथक पृथक अथवा सम्मिलित रूप से रक्त अपने विभिन्न प्रकोपक कारणों से कुपित होकर मस्तिष्क में संचित होता है और प्रतिशय को उत्पन्न करता है। तो क्या हो रहा है? वात पित्त कफ अपने अपने अलग प्रकोपित होते हैं, रक्त अलग प्रकोपित होता है, और ये सारे दोष प्रकोपित होकर कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं मस्तिष्क में और प्रतिशय उत्पन्न करते हैं। अब प्रतिशय की सामान्य चिकित्सा बता दी कि न प्रतिशयम पास्य सर्वम उपाचरित सर्पिशः पानम। ठीक है, तो इसमें क्या करने के लिए कहा है? घृतपान करने के लिए चिकित्सा बताइए, नव प्रतिशय को छोड़कर। ठीक है, तो नव प्रतिशय को छोड़कर बाकी सब प्रतिशयों में घृतपान, स्वेदन, वमन और अपीडन नस्य देना है। तो क्या क्या करना है? घृतपान कराना है, स्वेदन, वमन और अपीडन नस्य करना है। और किसको छोड़कर? नव प्रतिशय, नूतन प्रतिशय में ये सब नहीं कराना है। वातिक प्रतिशय के लक्षण बता रहे, तो देखो, आनद्धा, पिहिता, नासा, तनुस्राव प्रवर्तिनी, गला तालु ओष्ठ शोषश्च निस्तोध शंखयोस्तथा स्वरोपघातश्च भवेत प्रतिश्याय अनिलात्मके। तो नासिका रुका हुआ प्रतीत होता है, पतरा स्राव निकलता है, कंठ तालु ओष्ठ सूख जाते हैं, शंख प्रदेश में सूची विद्धवत वेदना होती है तथा स्वरभंग, ये लक्षण होते हैं। ठीक है, तो नासिका रुका हुआ प्रतीत होता है, पतला स्राव निकलता है, तनु स्राव प्रवर्तिनी, गला तालु ओष्ठ शोषश्च। ठीक है, गला तालु और होठ सूखे हुए दिखाई, सूख जाते हैं। ठीक है, निस्तोध शंखयोस तथा शंख प्रदेश में सूची वेदवत पीड़ा। तो सारे लक्षण वात के पेक्यूलियर लक्षण है, सूची वेदवत और सलिल स्राव, ठीक है, पतला स्राव हो रहा है और शुष्कता आ रही है और स्वरभंग, ये लक्षण देखने के लिए मिलते हैं वातज प्रतिशय में। अब इसकी चिकित्सा क्या करी जाती है? तो देखो, चिकित्सा बेसिकली घृतपान और नस्य से करा जाता है। तो घृतपान कैसे करना है? पंचलवण या फिर विदारी गंधा गण के औषधियों से, और अर्दित के समान इसमें नस्य देना है। तो वातिक प्रतिशय में पंचलवण सिद्ध स्नेह का विधि पूर्वक पान करें। प्रथम गण यानी विदारी गंधा आदि के क्वल्क या क्वाथ से सिद्ध घृत पीने को दें। ठीक है, पान कराना, पीने के लिए देना है घृतपान। अर्दित रोग में वर्णित नस्य विधि का प्रयोग करना है। ठीक है, तो वाग्भट ने यही चिकित्सा विधि का प्रयोग करने के लिए कहा है। इसके अलावा अणु तैल का नस्य इंपॉर्टेंट है। वातज प्रतिशय में नासा स्रोत, श्रृंगाटक, नासिका तथा नेत्र में शोष होने पर अणु तैल का नस्य देना चाहिए। ठीक है, तो शोष होने पर क्या करना है? अणु तैल का नस्य देना है। फिर इसको जो मॉडर्न कोरिलेशन बनाया गया है, इसका एलर्जिक राइनाइटिस से बनाया गया है। तो जो एलर्जिक राइनाइटिस होता है, ये आईजीई मीडिएटेड नेजल डिसऑर्डर है। ठीक है, आईजीई मीडिएटेड नेजल डिसऑर्डर इसे बोला जाता है। इसमें टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी हमें देखने के लिए मिलती है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्पैस्मोडिक अटैक्स ऑफ सीवियर स्नीजिंग एंड राइनोरिया। तो इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? सीवियर स्नीजिंग एंड राइनोरिया इसमें देखने के लिए मिलता है। फिर एटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? हेरिडिटरी कॉजेज हो सकता है। ठीक है, फैमिलीज में एचएलए-लोकस इसमें बताया गया है। एलर्जेंस इसमें कॉज हो सकते हैं, जैसे कि डस्ट हो गया, पॉलेंस हो गया, एनिमल ओडर, हाउस डस्ट, इंजेस्टेंट्स लाइक एग्स, फिश, मिल्क। ठीक है, सी फूड, पीनट्स से कि कई लोगों को एलर्जी होती है, तो एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है। क्लाइमेट लाइक एयर पॉल्यूशन, चेंजेस इन ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर मेक नोज ससेप्टेबल टू एलर्जी। ठीक है, टेम्परेचर से भी चेंजेस आते हैं। इन्फेक्शन, वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ द टिश्यू टू एलर्जेंस। हार्मोनल एटियोलॉजी इज सस्पेक्टेड ओइंग टू हाई प्रेवेलेंस ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी। ठीक है, टाइप्स इसके दो टाइप्स के हो सकते हैं, सीजनल एंड पेरिनियल। सिम्टम्स अपीयर इन अ पर्टिकुलर सीजन, एक ही पर्टिकुलर सीजन में सिम्टम्स आ सकते हैं, या फिर सिम्टम्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द ईयर भी ये हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स, तो क्लिनिकल फीचर्स, बेसिक क्लिनिकल फीचर्स हम रिब्स से याद रखते हैं, RIBS। R फॉर राइनोरिया, I फॉर इचिंग,
ठीक है। बी से ब्लॉक, नेजल ब्लॉकेज हो गया। एस से स्नीजिंग, ठीक है। तो रिब्स याद रखना है हमेशा, राइनाइटिस कहीं भी आए तो रिब्स हमेशा याद रखना है, राइनोरिया, इचिंग, ब्लॉक एंड स्नीजिंग, राइनोरिया, इचिंग, ब्लॉक, स्नीजिंग, राइनोरिया, इचिंग, ब्लॉक, स्नीजिंग, सीजनिंग कह रही हूँ मैं, स्नीजिंग, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या क्या आते हैं देखो, पैरोक्सिस्मल स्नीजिंग, सडन स्नीजिंग देखने के लिए मिलती है, वाटरी नेजल डिस्चार्ज, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, इचिंग, ठीक है। एलर्जिक सेल्यूट, तो एलर्जिक सेल्यूट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट अपवर्ड रबिंग ऑफ आई। कुछ लोग क्या करते हैं, अपना पाम लेते हैं और नोज को ऐसे ऊपर की तरफ को रब करते हैं, तो ये इसको क्या बोला जाता है, एलर्जिक सेल्यूट बोला जाता है। क्रिएट्स अ ब्लैक लाइन अक्रॉस द मिडल ऑफ द डोर्सम ऑफ द नोज। तो कुछ लोगों की जैसे मान लिया नोज है, ये नोज है मान लिया, तो यहाँ पर एक लाइन जैसी देखने के लिए मिलने लग जाती, क्योंकि वो बार बार क्या करते हैं, एलर्जी की वजह से अपने हाथ से, अपने पाम से बार बार नोज को अपर साइड पे रब करते हैं, तो इसे एलर्जिक सल्यूट बोला जाता है, ठीक है। हेडेक कैन बी प्रेजेंट, हेडेक मिल सकता है। इचिंग एंड वाटरिंग ऑफ आईज इज ऑफन प्रेजेंट। अब ट्रीटमेंट इसमें क्या करना है, ट्रीटमेंट के अलावा इसमें इन्वेस्टिगेशन छूट रखी है, तो इन्वेस्टिगेशन हम क्या कराते हैं इसमें, टीएलसी डीएलसी हम करा सकते हैं क्योंकि एलर्जिक कंडीशन है। नेजल स्मेयर हम ले सकते हैं, आईजीई लेवल्स चेक करा सकते हैं। इसके अलावा एक टेस्ट होता है रास्ट, RAST, RAST, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रेडियो एलर्जी सॉर्बेंट टेस्ट, ठीक है। रेडियो एलर्जी सॉर्बेंट टेस्ट इसमें किया जाता है। फिर आते हैं ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट क्या करना है इसमें, अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन, ठीक है, एलर्जन को अवॉइड करना है। एंटी हिस्टामिनिक्स इसमें दे सकते हैं, नेजल डिकंजेस्टेंट इसमें दे सकते हैं, और इसके अलावा एंटी आईजीई एंटीबॉडी इसमें हम दे सकते हैं, ओमेलिजुमैब जो आता है। फिर आता है सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स हम इसमें दे सकते हैं, एग्जाम्पल फिनाइलेफ्रीन, सिनारेस्ट के नाम से हम लोग लेते हैं। एंटीहिस्टामिनिक्स में आ गए हमारे सेट्रीजीन, लिवोसेट्रीजीन और फेक्सोफेनाडीन आ जाता है। इसके अलावा हम सोडियम क्रोमोग्लाइकेट ले सकते हैं, ये क्या होता है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर होता है। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट हम ले सकते हैं, मॉन्टेल्यूकास, ज़ैफिरल्यूकास। तो ये एलर्जिक कंडीशन है, इसमें बेसिक जो ब्रोंकियल एस्थमा वाली मेडिसिन होती हैं वो भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स पित्तिक प्रतिश्याय। तो आप देखो पित्त के लक्षण, बट एक लक्षण डिफरेंट आएगा इसमें। तो उष्ण स पीतकः स्रावो घ्राणात् स्रवति पित्तिके कृशो अति पांडु। तो देखो पांडु वर्ण जनरली हम सोचते हैं कफ के लिए, बट इधर ये पित्त के लिए आया है। संतप्तो भवे तृष्णा निपीड़तः स धूमम सहसा वन्नी वमतीव च मानवा। तो इसमें क्या लक्षण बताएं, नासिका से उष्ण तथा पीत वर्ण का स्राव निकलता है, तथा रोगी दुर्बल अत्यधिक पांडु वर्ण का गर्मी में संतप्त तथा प्यास से पीड़ित रहता है। देखो स्राव जो निकल रहा है वो उष्ण और पीत वर्ण का निकल रहा है, लेकिन रोगी का वर्ण यहाँ पे पांडु वर्ण का बताया है, ठीक है। तथा ऐसा प्रतीत होता है कि वह मनुष्य अपने मुख से धुएं के साथ आग से निकाल रहा है, ठीक है। इसकी चिकित्सा जो की जाती है, इसमें घृतपान करना है, मधुर आदि गण की औषध से सिद्ध घृतपान करना है, और शीतल औषध से परिषेक, शीतल औषध से नस्य देना है। इसके अलावा परिषेक और कवल यूज करना है। सुश्रुत ने पित्तज और रक्तज प्रतिशाय की चिकित्सा एक ही मानी है, ठीक है। तो पित्तज और रक्तज प्रतिशाय की चिकित्सा एक समान। श्रीवेष्टक, राल, लाल चंदन, शहद, शर्करा, मुनक्का, मुलेठी आदि द्रव्यों से घृत सिद्ध कर पान करें। उपरोक्त द्रव्यों के क्वाथ से कवल धारण करना है, ठीक है। जो ऊपर द्रव्य बताए हैं इनके क्वाथ से कवल धारण करना है। मुलेठी आदि मधुर द्रव्यों से विरेचन करना है। काकोल्य आदि गण से सिद्ध घृत का पान, शीतल औषधियों से परिषेक एवं प्रलेप करें। अगर कृमि है तो कृमित शिरो रोग की इसमें चिकित्सा करनी है। इसके अलावा धवादी तेल से नस्य देना है। अब आते हैं नेक्स्ट कफज प्रतिशाय। तो कफज प्रतिशाय में क्या होता है, नासिका से श्वेत व शीत स्राव बार बार निकलता है, ठीक है। श्वेत और शीत स्राव बार बार निकलता है। रोगी का शरीर श्वेत वर्ण का प्रतीत होता है। आंखें सूजी हुई सी, सिर व मुख पर भारीपन तथा सिर, कंठ, ओष्ठ और तालू में खुजली होती है। तो नासिका से श्वेत व शीत स्राव बार बार निकलता है, तो कैसा निकलेगा, श्वेत और शीत स्राव निकलेगा। वातज में कैसा निकल रहा था, सलिल स्राव निकल रहा था। पित्तज में पीत स्राव निकल रहा था, यहाँ पर कैसा निकलेगा, श्वेत स्राव निकलेगा।
रोगी का शरीर श्वेत वर्ण का होता है। पित्तज में रोगी का शरीर पांडु वर्ण का हो रहा था। आंखें सूजी हुई सी दिखती हैं कफज प्रतिश्याय में। सिर और मुख में भारीपन, सिर, कंठ, ओष्ठ और तालू में खुजली होती है। वाग्भट मतानुसार कफज प्रतिश्याय में खांसी, अरुचि, सांस लेने में कठिनाई, वमन, शरीर में भारीपन, मुख में मधुरता, कंडू और चिकना तथा सफेद कफ बहता है। ठीक है, चिकित्सा क्या करनी है इसमें? बलादि तेल। ठीक है, ऊपर या तो धवादि तेल, ठीक है, यहाँ पे क्या है? बलादि तेल यूज करना है। इसमें बलादि तेल से घृतपान, कफनाशक, नस्य धूम आदि देना है। तो घी द्वारा स्नेहित करके तिल और उड़द से बनी यवागु पिलाएं। फिर वमन करवाएं। ठीक है, वमन करवाने के बाद कफ को नष्ट करने वाली औषधियों का सेवन करें। ठीक है, कफ को नष्ट करने वाली औषधियों का सेवन करें। बलाद्वय, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, वाय विडंग, गोखरू आदि द्रव्यों से तिल तेल सिद्ध कर इसका नस्य में प्रयोग करें। त्रिवृत, अपामार्ग, देवदारू, दंती, हिंगोट से वर्ती बनाकर धूमपान इसमें करनी चाहिए। इसके अलावा लंघन करने के लिए बताया, सरसों के कल्क का सिर पर लेप करने के लिए इसमें बताया है। यवक क्षार के साथ घृत पीकर वमन करवाने के लिए कहा है नस्य का प्रयोग, और इसको हम राइनाइटिस केसियोसा से कोरिलेट करते हैं। त्रिदोषज प्रतिश्याय, तो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन आती है, भूत्वा भूत्वा प्रतिश्यायो यो अकस्मात विनिवर्तते। ठीक है, कि इसमें एक बार ठीक हो जाता है, दोबारा प्रतिश्याय, दोबारा ठीक होएगा, दोबारा प्रतिश्याय, उसके बाद तो प्रतिश्याय बार बार होता रहता है। फिर एक का एक ठीक हो जाता है। इसमें प्रतिश्याय एक पक भी जाता है और कभी कभी नहीं भी पकता है। समपक्वो व अपक्वो व, ठीक है, कभी पकता है कभी नहीं पकता है, इसे त्रिदोषित प्रतिश्याय कहते हैं। इसमें पीनस रोग के लक्षण मिलते हैं। ठीक है, तो भूत्वा भूत्वा प्रतिश्याय यो अकस्मात विनिवर्तते, समपक्वो व अपक्वो व स सर्व प्रभव स्मृतः। ठीक है, तो भूत्वा भूत्वा प्रतिश्यायो यो अकस्मात विनिवर्तते, यानी बार बार प्रतिश्याय होगा और कभी ठीक भी हो जाएगा। समपक्वो व अपक्वो व सर्व प्रभव स्मृतः। ठीक है, कभी पाक होगा कभी पाक नहीं होगा। फिर इसमें चिकित्सा क्या करनी है? इसमें घृतपान कराते हैं कटु तिक्त औषध से सिद्ध। ठीक है, नस से इसमें कराते हैं रसांजन का प्रयोग करते हैं, देवदारू, नागरमोथा से सिद्ध तेल। धूमपान इसमें तीक्ष्ण धूमपान किया जाता है। तो देखो, कटु तिक्त औषध से सिद्ध घृतपान करें, तीक्ष्ण औषधियों का धूमपान करें, कटु औषधियों का चूर्ण, कवल, गुटिका, अवले आदि के रूप में प्रयोग करते हैं। मुस्त आदि कवल इसमें यूज करना है। ठीक है, रसांजन, अतिविषा, इन सब का तेल का नस्य लेना है। शिरोविरेचन नस्य लेना है। 10 क्षीर घृत का नस्य सब प्रकार के प्रतिशाय को नष्ट कर देता है। इसको भी एलर्जिक राइनाइटिस विद सेकेंडरी इन्फेक्शन से कोरिलेट किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है रक्तज प्रतिशाय, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हो रहा है? रक्तज प्रतिशाय में नासिका से रक्त का स्राव होता है। रोगी की आंखें ताम्र वर्ण की हो जाती हैं तथा उरोघात के लक्षण रहते हैं। उसके स्वास्थ्य तथा मुख में दुर्गंध आती है, गंध का ज्ञान नहीं होता। तो कैसा हो रहा है? आंखें ताम्रवर्ण की हो जाती हैं, नासिका से रक्तस्राव हो रहा है, उरोघात के लक्षण मिल रहे हैं, श्वास तथा मुख से दुर्गंध आ रही है, गंध का ज्ञान नहीं हो रहा है। ठीक है, नाक से श्वेत स्निग्ध छोटे छोटे कृमि निकलते हैं तथा इसमें कृमिज शिरोरोग के लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। तो कृमिज शिरोरोग के लक्षण कहाँ मिलेंगे? रक्तज प्रतिश्याय में मिलेंगे। और हमने साथ ही साथ एक में देखा था कि अगर कृमिज शिरोरोग होता है तो उसमें रक्त का नस्य देना चाहिए। ठीक है, तो एक चिकित्सा भी है ये। और रक्तज प्रतिश्याय में हमें कृमि शिरोरोग के लक्षण मिलेंगे, ये याद रखना है। ठीक है, आंखें ताम्रवर्ण की होंगी, मुख से दुर्गंध आएगी, गंध का ज्ञान नहीं होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, सुश्रुत ने इसकी चिकित्सा का उल्लेख पित्तज प्रतिश्याय की चिकित्सा के समान बताया है। अब देखो, कुछ यहाँ पे ड्रग्स लिखी हुई हैं जो कि हम प्रतिश्याय में यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज की जाती हैं। तो वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं देखें, कि लक्ष्मी विलास रस हम यूज करते हैं, सीतोपलादी चूर्ण, षडबिंदु तेल, अभरक भस्म, गोदंती भस्म, त्रिभुवन कीर्ति रस, तालिश आदि चूर्ण और मल सिंदूर। ये सारी ऐसी ड्रग्स हैं, आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं जो हम प्रतिश्याय में यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आता है दुष्ट प्रतिश्याय। अगर प्रतिश्याय को टाइमली ट्रीट नहीं किया जाता है सो इट कन्वर्ट्स इनटू दुष्ट प्रतिश्याय। तो इसमें क्या आ रहा है? देखो, प्रक्लिद्यति पुनर्नासा पुनश्च परिशुष्यति। तो इसमें क्या हो रहा है? कभी तो नाशा क्या हो जा रही है? गीली हो जा रही है, कभी सूख जा रही है। अब ऐसा और कहाँ पड़ा था? ऐसा हमने पीनस में पढ़ा था। मुहुर आनह्यते चापी मुहुर व्रियते तथा। तो कभी नासिका खुल जाती है, कभी बंद हो जाती है। ठीक है, निश्वासो उच्छ्वास दौर्गंध्यम, दुर्गंधता आती है, सांस लेने में दुर्गंध आती है, गंध का ज्ञान नहीं होता है। गंधान्न वेत्ति च, ठीक है, गंध का ज्ञान नहीं होता है, इसको दुष्ट प्रतिश्याय कहते हैं तथा यह कृच्छ साध्य रोग है।
तो यहाँ पे दुष्ट प्रतिशाय के बारे में बता दिया। वाग्भट मतानुसार दुष्ट प्रतिशाय में यक्ष्मा नाशक चिकित्सा और कृमिनाशक चिकित्सा करने के लिए कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें वाय विडंग देखो कृमिनाशक होती है, देवदारू, दुर्गंधित मछली आदि को लेकर घोड़े की लीद के रस तथा हाथी के मूत्र में पिसकर छौम के ऊपर लपेटकर वर्ती बनाकर धूम को नासिका और मुख से पिए। सुश्रुत ने दुष्ट प्रतिशाय की चिकित्सा का वर्णन नहीं किया। आचार्य सुश्रुत ने दुष्ट प्रतिशाय की चिकित्सा नहीं बताई है। ठीक है, अब देखो उपद्रव युक्त प्रतिशाय में चिकित्सा। तो देखो प्रतिशाय के उपद्रव क्या क्या हो सकते हैं। प्रतिशाय का उपद्रव हो सकता है बाधिर्य, ठीक है, बहरापन आ सकता है, इससे कास हो सकता है, इसके आगे चल के क्षय हो सकता है। ठीक है, दुष्ट प्रतिशाय हो सकता है और इसके आगे चल के अपीनस पुतीनस से आदि उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये सारे प्रतिशाय के उपद्रव हैं। उपद्रव युक्त प्रतिशाय अगर हो गया है तो उसकी चिकित्सा क्या करते हैं, तो उसमें लपादी चिकित्सा की जाती है, लंघन पाचन दीपन। ठीक है, वमन अंगमर्द ज्वर गौरव अरुचि अर्ति अतिसार आदि उपद्रवों से युक्त प्रतिशाय के रोगी को लंघन पाचन और दीपन लपादी चिकित्सा करनी है। ठीक है, फिर पथ्य पथ्य बता दिए हैं यहाँ पे। अब देखो जो प्रतिशाय होता है कभी भी आम प्रतिशाय की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, हमेशा हमेशा पक्व प्रतिशाय की चिकित्सा करते हैं। आम प्रतिशाय में बेसिकली क्या करते हैं, उसको पकाने के लिए चिकित्सा की जाती है। तो इस पे क्या करते हैं, आम प्रतिशाय को पकाने के लिए कांजी आदि अम्ल द्रव्यों के द्वारा स्वेदन करना है। ठीक है, उष्ण भोजन करना चाहिए, दूध में अदरक डालकर पकाकर पिलाना चाहिए एवं इक्षु रस से बने खाद्य पदार्थों का सेवन हितकर होता है। पक्व प्रतिशाय, अपज्ञा प्रतिशाय, ये सब चीजें करी तो उसमें क्या चिकित्सा करनी है, तो पककर जब नासा से लटकता रहता है, ठीक है, तो तीक्ष्ण औषधियों का चूर्ण का नस्य उसे निकाल देना चाहिए। शिरोविरेचन, काय विरेचन, आस्थापन, बस्ती, धूमपान, कवल, ठीक है, इनका प्रयोग करना है। प्रतिशाय में वर्जनीय तो शीतल जल का पान अथवा स्नान ये नहीं करना है अगर प्रतिशाय किसी को है। स्त्री प्रसंग नहीं करना है क्योंकि हमने सद्यो हेतु में देखा था स्त्री नारी प्रसंगात, ठीक है, एक उसका हेतु था ठंडे पानी की डुबकी लगाना, तो वहां पे भी हमने देखा था शीतम प्रतिपाग ऐसे करके, शीतम अति प्रताप ऐसे करके देखा था ना। तो ठंडे पानी की डुबकी लगाना ये नहीं करना है। चिंता नहीं करनी है, अत्यधिक रुक्ष पदार्थों का सेवन नहीं करना है, अधारणीय वेगों को धारण करना ये छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि वहां पे निदान था संधारणम मूत्र पुरीशियोश्च। ठीक है, शोक नहीं करना है, नवीन मद्य नहीं पीना है। ठीक है, मद्यानी नवानी, तो नवीन मद्य नहीं पीना है अगर किसी को प्रतिशाय है। ये सब पीनस रोग को में वर्जनीय है। तो प्रतिशाय एंड पीनस आर द सेम थिंग, राइट। अब इसमें आते हैं राइनाइटिस। तो पूरे संपूर्ण प्रतिशाय को हम राइनाइटिस से कोरिलेट करते हैं। राइनाइटिस इज व्हाट, राइनाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, sometimes it is associated with sinusitis also, so it is combinedly called then rhinosinusitis. Types, there are two basic types of rhinitis, acute and chronic. Acute can be viral, bacterial और irritative type. तीन इसके टाइप्स हमने देख लिए। तो वायरल राइनाइटिस क्या होता है, इट इज common cold. The common cold is one of the most acute infections occurring in human body. The infection is usually contracted through airborne droplets. सिम्टम्स क्या आते हैं, बर्निंग सेंसेशन इन द नेजोफेरिंग्स, इरिटेशन एंड ड्राइनेस इन द नोज, राइनोरिया, स्नीजिंग, शिवरिंग, नेजल ब्लॉकेज, लो ग्रेड फीवर इसमें देखने के लिए मिलता है। इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 3 days. ट्रीटमेंट बेड रेस्ट, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, एंटीहिस्टामिन्स, नेजल कंजेस्टेंट्स, डीकंजेस्टेंट्स हम इसमें देखते हैं जैसे कि विक्स वेपोरब हो गया। ठीक है, द डिजीज इज यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग। कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है वो सेल्फ लिमिटिंग होता है। क्रॉनिक राइनाइटिस, तो क्रॉनिक राइनाइटिस क्या होता है, क्रॉनिक सिंपल हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस, एट्रॉफिक राइनाइटिस हम देख चुके हैं, इसमें क्रस्ट डेवलप होते हैं। ठीक है, राइनाइटिस कैसियोसा हमने देख लिया। तो ये सारे क्रॉनिक राइनाइटिस के टाइप्स होते हैं। तो क्रॉनिक सिंपल राइनाइटिस हम देखते हैं, तो रिकरेंट अटैक्स अगर हो रहे हैं एक्यूट राइनाइटिस के, इसे ही हम क्या बोलेंगे, क्रॉनिक राइनाइटिस बोलेंगे। क्लिनिकल फीचर्स, म्यूकोपुरुलेंट नेजल डिस्चार्ज, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, हेडेक, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज, स्वोलन टर्बिनेट्स। सो म्यूकोपुरुलेंट नेजल डिस्चार्ज इसमें मिलेगा, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, हेडेक मिलेगा, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज मिलेगा एंड स्वोलन टर्बिनेट्स मिलेंगे। ठीक है, तो म्यूकोपुरुलेंट नेजल डिस्चार्ज मिलता है, पस और म्यूकस दोनों होगा डिस्चार्ज में, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, राइनाइटिस है तो ऑब्वियसली हेडेक मिलेगा, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज मिल सकता है, स्वोलन टर्बिनेट्स मिल सकते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, ट्रीटमेंट में एल्केलाइन नेजल डाउचिंग करानी है। तो इसमें क्या करते हैं, मेथड ऑफ फ्लशिंग आउट द नेजल पैसेज बाय यूजिंग सॉल्यूशन स्लाइटली एल्केलाइन। तो हम जितना भी जो भी
मटेरियल नोज में डेवलप होता है या फिर वहाँ पे इकट्ठा हुआ रहता है, उसको निकालने का काम करते हैं। किसका यूज़ करके? स्लाइटली एल्केलाइन सॉल्यूशन का हम यूज़ करते हैं। नेजल डिकंजेस्टेंट्स देते हैं लाइक फिनाइल एफ्रिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, या फिर सिंपल हम विक्स वेपोरब यूज़ कराते हैं। इसके अलावा दूसरा आता है, अभी तो हमने देखा एक्यूट क्रॉनिक सिंपल राइनाइटिस, अभी हम देख रहे हैं हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस। इसमें क्या हो रहा है? थिकनिंग ऑफ म्यूकोजा बोन्स एंड टर्मिनेट। रिकरेंट नेजल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, क्रोनिक साइनोसाइटिस की वजह से हो सकता है। सिम्टम सेम आएंगे, ऑब्स्ट्रक्शन प्रीडोमिनेंट सिम्टम है, नेजल डिस्चार्ज, राइनोरिया, हैवीनेस ऑफ द हेड देखने के लिए मिलेगी। साइंस, अब हाइपरट्रॉफी है तो हाइपरट्रॉफी मिलेगी। टर्बिनेट्स की भाई ट्रीटमेंट, लीनियर कॉटराइजेशन करा दो, पार्शियल और टोटल टर्बिनेक्टमी कर दो। Vasomotor rhinitis. So this condition is almost similar to allergic rhinitis, but allergens are not causative factors. तो vasomotor rhinitis क्या होता है? Same as allergic rhinitis के symptoms आते हैं, but it is not due to allergy. It is the imbalance of autonomic nervous system is considered to be the cause. तो इसमें क्या होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से वेजोमोटर राइनाइटिस डेवलप होता है। क्लिनिकल फीचर्स आर सेम बट ब्लॉकिंग एंड राइनोरिया डोमिनेट्स। तो क्लिनिकल फीचर सेम है लेकिन राइनोरिया और ब्लॉकिंग सेम होती है। तो मैंने बताया था कोई भी राइनाइटिस है, 4 symptoms are common. What are they? They are rhinorrhea, itching, block and sneezing. ठीक है, तो ये सब जगह मिलेगी। Treatment is similar to allergic rhinitis. Vidian neurectomy may help in tractable cases. Vidian nerve जो होती है टेरिगोइड कैनाल में होती है, उसको काट के हम निकाल देते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पुटक। तो ये अष्टांग हृदय ने बताया है। पित्त एवं कफ से अवरुद्ध वायु नासागत कफ को सुखा देती है। पित्त और कफ, ठीक है, पीके सुखा देती है। सूखा हुआ कफ चमड़े की पुट की तरह बन जाता है, इसको पुटक रोग कहते हैं। तो शवथु और पुटक रोग में तीक्ष्ण द्रव्यों से प्रधमन नस्य दें, सोंठ, कूट, पिपली, विडंग, द्राक्षा, इनके कल्क से बनाया कषाय से बना घृत या तेल से नस्य कर्म करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे नासागत रोग यहाँ तक हमने देख लिया। अब इसमें हमारा बचता है एग्जामिनेशन ऑफ नोज, और इसके साथ साथ थोड़ा सा यहाँ पे नस्य का पोर्शन है, नस्य के टाइप्स, नस्य के योग या अयोग, नस्य के लाभ। फिर आता है थोड़ा सा पोर्शन पैरानेजल साइनसिस का। तो ये हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पैरानेजल साइनसिस क्या होते हैं। तो देखो, द ह्यूमन स्कल कंटेन्स 4 मेजर पेयर ऑफ हॉलो एयर कैविटीज कॉल्ड साइनसिस। तो कुछ एयर फिल्ड कैविटीज होती हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? साइनसिस बोला जाता है, हमारे स्कल में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, किससे लाइंड होती हैं? ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम से लाइन होती हैं, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम से लाइन होती हैं। दीज आर कनेक्टेड टू space between the nostrils. Sinuses help insulate the skull, reduce its weights and allow resonance of voice. The 4 major pairs of sinuses are, 4 major sinuses होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से? फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, एथेमोइडल साइनस एंड स्फेनोइडल साइनस। ठीक है, तो इसका हम डायग्राम एक देख लेते हैं जल्दी से। राइनाइटिस का देखो, नेजल पॉलिप्स दिखा रखे हैं यहाँ पे, पेडंकलेटेड होते हैं। 2 तरह के होते हैं, एंट्रोकोएनल और एथेमोइडल पॉलिप। ठीक है, देखो एंट्रोकोएनल दिखा रखा है, एथेमोइडल पॉलिप दिखा रखा है यहाँ पे, ऊपर एंट्रोकोएनल पॉलिप दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पे भी दिखा रखा है एथेमोइडल पॉलिप। ये यहाँ पे बेसिकली नेजल ट्यूमर दिखा रखा है। नेजल कैविटी, एलर्जिक राइनाइटिस, देखो इतना टर्बिनेट स्वेल कर जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, आईज रेड हो जाती हैं, इचिंग होती है। ठीक है, सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस दिखा रखे हैं। रिब्स हमेशा याद रखना है, राइनाइटिस, इचिंग, स्नीजिंग एंड ब्लॉकेज ऑफ नोज। राइनाइटिस के सिम्टम्स में हेडेक आ सकता है, सोर थ्रोट आ सकता है, स्नोरिंग आ सकता है, ईयर पेन हो सकता है। राइनाइटिस के टाइप्स, क्लासिफिकेशन इसमें दिखा रखे हैं, सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको। नीचे चलते हैं, यहाँ पर आ गए हमारे साइनसेस। तो देखो, हेल्दी साइनस और साइनोसाइटिस यहाँ पे दिखा रखा है। पैरानेजल साइनसेस, देखो 4 मेजर साइनसेस होते हैं हमारी। फ्रंटल साइनस, ये वाला पोर्शन, स्फेनोइडल साइनस,
एथेमोइडल साइनस एंड मैक्सिलरी साइनस। ठीक है, तो ये 4 तरह के साइनस होते हैं। जो फ्रंटल साइनस होता है ये कहाँ पर होता है सिचुएटेड, ये फोरहेड में होता है, फोरहेड। मैक्सिलरी साइनस होता है बिहाइंड चीक बोन्स, बिहाइंड चीक बोन्स। एथेमोइडल साइनस होता है बिटवीन द आईज, बिटवीन आईज। एंड स्फेनोइडल साइनस जो होता है हमारा बिहाइंड द आईज। ठीक है, हर एक साइनस जो होता है ये हमारी नेजल कैविटी से कनेक्ट होता है थ्रू ऑस्टिया, ये मैंने पहले भी बताया था, ऑस्टिया से कनेक्टेड होता है हर एक साइनस। ठीक है, नेजल कैविटी से। और ये जो साइनसेस होते हैं, ठीक है, ये ड्रेन करते हैं नोज के थ्रू इन टर्मिनेट्स में या फिर कॉन्के में, यहाँ पे जाके ड्रेन करते हैं। और ये जो साइनसेस होते हैं ये सिलिएटेड कॉलमनर म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होते हैं हमेशा। ठीक है, और अगर इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो इन्हें क्या बोला जाता है, साइनोसाइटिस बोला जाता है। तो देखो यहाँ पर भी साइनस दिखा रखे हैं, फ्रंटल साइनस। देखो स्फेनोइडल साइनस ये क्या है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब अगर हम साइनसेस की बात करें तो एंटीरियर ग्रुप में और पोस्टीरियर ग्रुप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जो हमारा एथेमोइडल साइनस है, ठीक है, स्फीनो एथेमोइडल साइनस है, जो हमारा स्फिनोइड साइनस है और एथेमोइडल साइनस है, इसको हम पोस्टीरियर बोल सकते हैं। और जो हमारा मैक्सिलरी साइनस है और फ्रंटल साइनस है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंटीरियर बोल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली एथेमोइडल साइनस को हम एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों रख सकते हैं। इसका एंटीरियर पार्ट हम एंटीरियर साइनस बोल सकते हैं और इसका पोस्टीरियर पार्ट हम पोस्टीरियर साइनस में रख सकते हैं। ठीक है, अब चलो टेक्स्ट पर आते हैं, बहुत हो गई डायग्राम की बातें। तो ईच इज कनेक्टेड टू द नेजल कैविटी बाय नैरो ड्रेनेज ट्यूब कॉल्ड ऑस्टिया। दीज ट्यूब्स ड्रेन्स डायरेक्टली इनटू द लेटरल वॉल्स ऑफ इंटीरियर नोज। ठीक है, ये कहाँ ड्रेन करती है, लेटरल वॉल्स में ड्रेन करती हैं थ्रू द इंट्रिकेट टिश्यू ऑफ इनर नोज नोन एज टर्मिनेट्स। ठीक है, टर्मिनेट्स के थ्रू ड्रेन करती हैं। द साइनसेस आर लाइंड विद सिलिएटेड कॉलमनर म्यूकस मेम्ब्रेन नोन एज म्यूकोपेरियोस्टियम। ठीक है, जो ये साइनसेस होते हैं ये किससे लाइंड रहते हैं, म्यूकोपेरियोस्टियम से लाइंड रहते हैं। द इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसेस इज नोन एज साइनोसाइटिस। अब एंटीरियर ग्रुप ऑफ साइनसेस, पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ साइनसेस ये हम डिस्कस कर चुके हैं। द साइट्स फॉर टेस्टिंग द टेंडरनेस ऑफ पैरानेजल साइनसेस आर। अब हमें टेंडरनेस चेक करनी है अगर पैरानेजल साइनसेस की। एक बार ये क्वेश्चन भी आ रखा है, हाउ टू एग्जामिन साइनसेस। ठीक है, तो एग्जामिनेशन ऑफ साइनसेस भी पूछता है शॉर्ट में, 5 मार्क्स में एक बार पूछ रखा है। The sites for testing of tenderness of paranasal sinuses are as follows. So maxillary sinus में अगर हमें चेक करना है टेंडरनेस तो हम कैसे करेंगे, एंटीरियर वॉल ओवर द चीक लेटरल टू नोज। अगर मैक्सिलरी साइनस में चेक करना है तो एंटीरियर वॉल को चेक करेंगे हम चीक की लेटरल टू द नोज। फ्रंटल साइनस, फ्लोर ऑफ फ्रंटल साइनस इन द मीडियल पोर्शन जस्ट अबव द इनर कैंथस ऑफ द आई, हम तब चेक करेंगे। ठीक है, इनर कैंथस में। एंटीरियर एथेमोइडल साइनस, द साइड्स ऑफ द नोज मिडवे बिटवीन इनर कैंथस एंड आई। तो आई और इनर कैंथस के बीच में हम कहीं पे चेक करेंगे। ठीक है, एंटीरियर एथेमोइडल साइनोसाइटिस अगर हमें चेक करना है। मिडिल एंड पोस्टीरियर एथेमोइडल साइनोसाइटिस are deeply situated, hence cannot be palpated। तो मिडिल एंड पोस्टीरियर एथेमोइडल साइनस को हम पैल्पेट नहीं कर सकते। अब ये जो पैरानेजल साइनसेस होते हैं इनके फंक्शन क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, बोन को लाइटन करते हैं, प्रोवाइड्स रेजोनेंस टू द वॉइस, प्रोवाइड बफर एक्शन अगेंस्ट फेशियल ट्रॉमा, इंसुलेटिंग सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स लाइक आईज, डेंटल रूट्स, ह्यूमिडिफाइंग द हीटिंग ऑफ इनहेल्ड एयर। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस होते हैं। अब बात करते हैं एक्यूट साइनोसाइटिस की। तो साइनोसाइटिस इज बेसिकली द इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनस म्यूकोजा, राइट। तो देखो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये हो सकता है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स अगर हम देखें तो इसमें प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, नेजल पैकिंग हो गई, डेविएटेड सेप्टम हो गया,
नेजल पॉलिप हो गया, हाइपरट्रॉफिक टर्बिनेट्स हो गए, राइनाइटिस ड्यू टू एडिमा ऑफ साइनस ऑस्टिया, इन सब की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। स्टेसिस ऑफ सिक्रीशन ऑफ नेजल कैविटी, अगर नेजल कैविटी के सिक्रीशंस का स्टेसिस है तो इन्फ्लेमेशन हो सकता है म्यूकोजा का। प्रीवियस अटैक हुआ है, कोल्ड एंड वेट क्लाइमेट है तो वो हो सकता है। तो इसको याद करते हैं पीसीओएस से, ठीक है। एक्यूट साइनोसाइटिस में पीसीओएस देखने के लिए मिलता है। पी फॉर प्रीवियस अटैक्स ऑफ साइनोसाइटिस, सी फॉर कोल्ड क्लाइमेट, कोल्ड एंड वेट क्लाइमेट, ओ से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, एस से स्टेसिस ऑफ सिक्रीशन। अब एटियोलॉजी अगर हम देखें तो नेजल इन्फेक्शन हो सकते हैं, इसके अलावा ट्रॉमा, स्विमिंग एंड डाइविंग इन कंटामिनेटेड वाटर, डेंटल इन्फेक्शन। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, Haemophilus influenza, Streptococcus pyogenes, Moraxella catarrhalis। क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या आते हैं? अगर एक्यूट मैक्सिलरी, अब ये अलग अलग चार हमने साइनस पढ़े, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, एथमोइडल साइनस एंड स्पेनोइडल साइनस। तो इन चारों में क्या क्या फीचर्स आते हैं? अगर मैक्सिलरी साइनसाइटिस है तो हेडेक मिलेगा, पेन ओवर अपर जॉ, redness, edema of cheek, nasal discharge, anterior rhinoscopy show pus in the middle meatus, post nasal drip देखने के लिए मिलेगी। अब अगर एक्यूट फ्रंटल साइनोसाइटिस है जिसे हम सूर्यावर्त से कोरिलेट करते हैं तो फ्रंटल हेडेक मिलेगा, ऑल्सो नोन एज ऑफिस हेडेक, edema of upper lid, nasal discharge, pus is seen high in the middle meatus on anterior rhinoscopy। अब एक्यूट एथेमोइडल साइनोसाइटिस है अगर तो पेन ओवर ब्रिज ऑफ द नोज, ठीक है, नोज ब्रिज में पेन मिलेगा, मीडियल एंड डीप टू द आईज, एडिमा ऑफ द लिड्स, लिड्स का एडिमा देखने के लिए मिलेगा, नेजल डिस्चार्ज मिलेगा, और एंटीरियर राइनोस्कोपी, पस मे बी सीन इन मिडल एंड सुपीरियर मिएटस, ठीक है। अगर हम राइनोस्कोपी कराते हैं तो पस देखने के लिए मिलेगा मिडल और सुपीरियर मिएटस में। नेक्स्ट आता है एक्यूट स्फेनोइडल साइनोसाइटिस। तो एक्यूट स्फेनोइडल साइनोसाइटिस में क्या होता है? हेडेक लोकलाइज टू ऑक्सीपुट और वर्टेक्स, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज। साइंस में हमें क्या मिलेगा? टेंडरनेस ओवर द साइनस, फ्रंटल एथेमोइडल एंड मैक्सिलरी साइनस में टेंडरनेस मिलेगी। डायग्नोसिस में हमें क्लिनिकल हिस्ट्री, एक्सरे, पीएनएस, ठीक है, हम एक्सरे कराते हैं, वाटर्स व्यू करते हैं, तो यहाँ पे साइनसेस दिखा रखे हैं। ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है? अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स देने हैं, जैसे एमोक्सिसिलिन, सेफाक्लोर, सेफुरोक्साइम, ठीक है, ये सारे सिफेलोस्पोरिन आ गया, एमोक्सिसिलिन आ गया। फिर आते हैं नेजल डिकंजेस्टेंट्स हम दे सकते हैं, जाइलोमेटाजोलिन, एंटीहिस्टामिनिक्स दे सकते हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर दे सकते हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन हम कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है इन्फेक्शन ऑर्बिट में चला जाए, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो जाए, ऑर्बिटल एब्सेस हो जाए, इन्फ्लेमेटरी एडिमा हो सकता है, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, इसके अलावा थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, वेन्स का इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो ये सब हमने देखा साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस में हमने प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में पीसीओएस की बात करी, पी फॉर प्रीवियस अटैक, सी फॉर कोल्ड क्लाइमेट, ओ फॉर ऑब्स्ट्रक्शन, एस फॉर स्टेसिस ऑफ सिक्रीशंस, ठीक है। इसके अलावा एटियोलॉजी हमने देखी, नेजल इन्फेक्शंस, डेंटल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ट्रॉमा की वजह से साइनोसाइटिस हो सकता है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की हमने बात करी, क्लिनिकल फीचर्स अकॉर्डिंग टू द टाइप हमने देखा, ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशंस हमने देख ली। अब नेक्स्ट हमें देखना है नेजल ट्रॉमा, ठीक है। तो नेजल ट्रॉमा क्यों होता है ये देखते हैं। इंजरी टू नोज इज कॉमन, लाइट ट्रॉमा कैन कॉज एडिमा, लाइट ट्रॉमा है तो एडिमा ब्लीडिंग करेगा, लेकिन अगर बड़ा ट्रॉमा है तो वो फ्रैक्चर कर सकता है नेजल बोन्स का, ठीक है। इंजरी कैन बी डायरेक्ट और हेड इंजरी, तो दो तरह की इंजरी हो सकती है। अगर नेजल ट्रॉमा हो रहा है तो डायरेक्ट इंजरी या तो नोज में ही हुई हो, या फिर हेड ट्रॉमा हुआ जिसकी वजह से नोज में इंजरी हुई। तो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर फ्रॉम फ्रंट, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर हो सकता है। एंगुलेटेड फ्रैक्चर फ्रॉम साइड इंजरी, दीज इंजरीज कैन बी कॉज्ड बाय फॉल, स्पोर्ट्स, रोड साइड एक्सीडेंट्स, फिजिकल असॉल्ट्स एटसेट्रा। अब इसमें क्या होता है? द नेजल सेप्टम कैन बी इंजर्ड ड्यू टू ट्रॉमा, ट्रॉमा की वजह से नेजल सेप्टम इंजर्ड हो सकता है, एंड कैन रिजल्ट इनटू वेरियस पैटर्न्स ऑफ फ्रैक्चर, और अलग अलग पैटर्न्स के फ्रैक्चर आ सकते हैं, ठीक है। जैरजवे फ्रैक्चर इज अ रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा फ्रॉम फ्रंट, शेवलेट फ्रैक्चर ड्यू टू ट्रॉमा फ्रॉम बिलो, ठीक है। जैरजवे फ्रैक्चर जो होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। अगर फ्रंट से कोई ट्रॉमा हो रहा है तो जैरजवे फ्रैक्चर होता है जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, और शेवलेट जो फ्रैक्चर है ये नीचे से होता है और ये वर्टिकल होता है, ठीक है। सेप्टल म्यूकोजल डैमेज कैन कॉज प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, और इससे अगर सेप्टल म्यूकोजल डैमेज है तो उसमें प्रोफ्यूज ब्लीडिंग देखने के लिए मिलती है। Clinical features include pain around trauma site, nasal bleeding, swelling, skin laceration, ecchymosis, nasal deformity and obstruction.
अब एकाइमोसिस मतलब ब्रूजिंग हो सकती है, स्किन लेसरेशंस, कंपाउंड फ्रैक्चर्स देखने के लिए मिल सकते हैं। ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है, अब देखो पेन है, पहले तो पेन को ट्रीट करो, एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, कोई इन्फेक्शन ना हो वहाँ पे एंटीबायोटिक्स देना है। नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड फॉर माइनर अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, अगर माइनर अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो कोई ट्रीटमेंट नेसेसरी नहीं है, अगर ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो ट्रीटमेंट नेसेसरी है। क्लोज्ड और ओपन रिडक्शन फॉर ऑब्वियस फ्रैक्चर्स, क्लोज्ड और ओपन रिडक्शन कराना है फ्रैक्चर्स में। ड्रेन हिमाटोमा, हिमाटोमा है तो उसको ड्रेन कराओ। रिपोजिशन ऑफ डिसलोकेटेड सेप्टल फ्रेगमेंट्स, ओपन रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है। तो डिसलोकेटेड सेप्टल फ्रेगमेंट्स हैं तो उसको रिपोजिशन करना है, ओपन रिडक्शन कराना है फ्रैक्चर का। लेसरेशन शुड बी सूचर्ड, और लेसरेशन अगर हैं तो उनको सूचर करना है। अब आते हैं नेक्स्ट, इट इज नेजल फॉरेन बॉडीज। तो नेजल फॉरेन बॉडीज क्या होती हैं, दिस इज कॉमन प्रॉब्लम विद किड्स, ठीक है। तो किड्स क्या होते हैं, उनमें उतनी हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप नहीं हुई होती है, एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हुई होती है, तो मोर कॉमनली उनमें देखा जाता है। तो एंटीरियर नेयर्स इज कॉमनेस्ट रूट विद पोस्टीरियर नेयर्स कैन समटाइम हैव वॉमिटस मटेरियल जैम्ड। द कॉमनेस्ट ऑब्जेक्ट्स आर फूड आइटम्स। अब कई बार फॉरेन बॉडी केवल और केवल डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते हैं, बल्कि कुछ मटेरियल जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे डाल लेते हैं, कई बार मटर का दाना डाल लेते हैं, कई बार इरेजर डाल लेते हैं नाक में कान में ऐसे, है ना। तो फूड आइटम्स डाल लेते हैं, सीड्स डाल लेते हैं, प्लेइंग ऑब्जेक्ट्स डाल लेते हैं, कॉटन डाल लेते हैं, बटन्स डाल लेते हैं, स्मॉल टॉयज, ये सारे नोज में या फिर ईयर्स में डाल लेते हैं। Pathology, this may cause painful obstruction and get dislodged with sneezing, coughing etc. तो कई बार क्या होता है, ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, और कई बार ये ऐसा होता है कि स्नीजिंग करा बच्चे ने, कफिंग करा, उसमें निकल गया। समटाइम्स दिस में बी फॉरगॉटन एंड इज एसिम्टोमेटिक, और कई बार हम भूल, और बच्चा है, बच्चे को हर टाइम कोई देख थोड़ ना रहा है, तो कई बार बच्चा डाल लेता है और फिर भूल जाते हैं कि ये डला था उस, और ये क्या होता है कई बार तो ये दिक्कत पैदा करता है, कई बार ये एसिम्टोमेटिक रह जाता है एंड कॉज रिपीटेड इन्फेक्शन, और रिपीटेड इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है। साइंस एंड सिम्टम्स इसमें क्या आते हैं, इसमें स्नीजिंग, डिस्चार्ज, पेन, ब्लीडिंग एंड ब्लॉकेज दिखने के लिए मिलेगा। द डिस्चार्ज मे बी फाउल स्मेलिंग, तो डिस्चार्ज कैसा हो सकता है, फाउल स्मेलिंग होगा। द फॉरेन बॉडी कैन डेवलप ग्रैन्युलोमा एज अ कॉम्प्लिकेशन, तो वहाँ पे ग्रैन्युलोमा डेवलप हो सकता है एज अ कॉम्प्लिकेशन। डायग्नोसिस क्या करनी है, राइनोस्कोपी इसमें करा सकते हैं, बट कैन मिस ग्रैन्युलेटेड फॉरेन बॉडी, लेकिन राइनोस्कोपी अगर हम कराते हैं तो ये ग्रैन्युलेटेड फॉरेन बॉडी को मिस कर सकते हैं हम। एक्सरे कैन ऑल्सो असिस्ट डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट हमें इसमें क्या करना है, फोर्सफुल ब्लो आउट इमीडिएटली कैन एक्सपेल द फॉरेन बॉडी। फोर्सफुल ब्लो आउट करेगा बच्चा तब जाके जो फॉरेन बॉडी है वो बाहर निकल पाएगी। आफ्टर फिक्सिंग द हेड टू स्टैंड स्टिल, अ हुक कैन बी यूज्ड टू टेक द फॉरेन बॉडी आउट, तो बच्चे को हेड को फिक्स करना है और फॉरेन बॉडी हमें निकालनी है एक हुक के थ्रू। समटाइम्स एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन में भी रिक्वायर्ड टू रिमूव इट, कई बार क्या होता है एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करना पड़ता है हमें फॉरेन बॉडी निकालने के लिए, ठीक है। कई बार ऐसे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, कई बार प्लास्टिक खा लेता है बच्चा, है ना, तो उसको निकालने के लिए हमें ईटी ट्यूब यूज करनी पड़ती है। मे बी रिक्वायर्ड टू रिमूव इट इफ टू हाई अप, दिस कैन बी अप्रोच फ्रॉम द पोस्टीरियर नेयर्स, और कई बार बहुत ज़्यादा अंदर अगर नेजल कैविटी में चला गया तो हमें पोस्टीरियर नेयर से जाना पड़ता है उसको निकालने के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके फॉरेन ऑब्जेक्ट्स भी बच्चे इंजेस्ट कर लेते हैं, उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आगे चल के वो ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन कर सकते हैं, इन्फेक्शन कर सकते हैं, और हार्मफुल हो सकता है बच्चे के लिए या फिर अगर कोई बड़ा इंसान भी है उसके लिए भी, ठीक है। तो ये हमारा जो मॉडर्न पोर्शन है, जो डिजीज पोर्शन है नासागत रोगों का, वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा पोर्शन बचता है एग्जामिनेशन ऑफ नोज और नस्य वाला पोर्शन, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ रहा है और आपका कोर्स कंप्लीट होता जा रहा है साथ साथ, और आपको अगर ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।